सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने शेयर मार्केट में आने का शेयर मार्केट को ही बदल दिया। मतलब एक मोनोपोली सेट करना पूरी कि जो कंपनी लॉस में जा रही है तो जितने कम दामों में अपने शेयर को इन्वेस्ट करेगी उतने कम दामों में हम शेयर को खरीद लेंगे और जब कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट गेन करेगी तो शेयर को हम वापस से बेच देंगे। मतलब शेयर मार्केट से इतने ज्यादा पैसे कमाना कि 2007 से 2008 के बीच में उन्होंने बिल गेट्स को भी कवर कर दिया। देन 2010 में वो वापस वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट मैन में आ गए। देन 2018 तक वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट मैन में रहे, मतलब 5th नंबर पे थे भैया। और 2000 की बात करें, 2020 की बात करें तो वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट मैन में अभी भी है, जबकि अभी की उनकी उम्र जो है 90 इयर्स के और इवन अभी भी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा ही रहे। और वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में तो फर्स्ट पे ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने दान भी इतना ज्यादा कर दिया था, इन्होंने चैरिटी इतनी ज्यादा कर दी कि इतना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया। साथ ही साथ ये वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट मैन से थर्ड रिचेस्ट मैन पे आ गए। और आप सोच रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, अगर वैसे तो आपके माइंड में आ चुका होगा, नहीं आया तो मैं बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बुफेट की। आज उन्हीं की बायोग्राफी में कवर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं किस तरह से उनका बचपन रहा, किस तरह से वो बड़े हुए, किस तरह से वो शेयर मार्केट में और किस तरह से उन्होंने इतना ज्यादा पैसा कमाया। मैं हूं आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। सो सबसे पहले अगर किसी भी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं तो वो बचपन से स्टार्ट होते हैं। वॉरेन बफेट का बचपन कैसा रहा, आइए देखते हैं। वॉरेन बुफे का जन्म हुआ अगस्त 13, 1930 ओमाहा सिटी इन यूएस। इनके फादर हॉवर्ड बफेट जो थे उनका 1920 में जो था बिजनेस जो था पूरा ठप हो चुका था। सो 1920 के बाद जब इनके फादर सोच रहे थे मैं किस तरह का बिजनेस करूं, तो इनके फादर स्टॉक मार्केट में चले गए थे। एडवाइजरी करते थे कि किस तरह से आपको शेयर परचेस करने चाहिए, किस तरह से आपको शेयर को सेल करना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि वॉरेन बुफेट को ये जो सारी चीजें थी जो उन्होंने सीखी है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन ये कह सकते हैं थोड़ी बहुत विरासत में भी मिली थी। इनकी मदर लीला बुफेट जो थी वो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन थी और साथ ही साथ अपने घर में हाउसवाइफ थी। इट मींस वो कुछ काम नहीं करते थे, बट उनका मैथ्स जो था बहुत ज्यादा तेज था। तो आज अपने वॉरेन बुफेट कहते हैं कि अगर मैंने मैथ्स को बहुत अच्छा करता हूं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, तो इसका एक रीजन है मेरी मम्मी। एंड देन अगर मैं इंस्पायर हूं किसी से और मैंने बहुत सारी चीजें बचपन में ही सीखी है, तो वो सीखी है मैंने मेरे फादर से। आप सोच सकते हैं बचपन से पैसा कमाने का उन्हें बहुत ज्यादा जुनून था। जब वो 7 साल के थे उन्होंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कोको कोला को घर घर जाके सेल करना स्टार्ट कर दिया था। न्यूज़पेपर वो घर घर देने जाया करते थे, घर घर न्यूज़पेपर दिया करते थे। देन टू चिंगम वो सेल किया करते थे। और 7 साल की उम्र से ही वैसे घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्हें कोई बिजनेस करना पड़े, उन्हें काम करना पड़े, लेकिन वो अपने फादर मदर से कहते थे कि ये मेरा जुनून है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मुझे ये सारी चीजें करनी। देन टू इवन पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे और अपना बहुत ज्यादा टाइम जो है वो अपने बुक्स को दिया करते थे। स्कूल की बुक्स को कंप्लीट किया ही करते थे, साथ ही साथ लाइब्रेरी में बैठे बैठे लाइब्रेरी की जितनी बुक्स थी वो कंप्लीट कर दिया करते थे। इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था। जब ये 10 साल के थे इनके घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी घर के पास में। जब ये 10 साल के थे इन्होंने वो लाइब्रेरी की सारी बुक पढ़ डाली। आप सोच सकते हैं दिन भर में 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे सिर्फ रीडिंग किया करते थे। और देन जब 7 साल के थे, जब से मैंने आपको बताया कि बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। सो जैसे जैसे 11 साल के हुए तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे सेव किए, अपने कुछ डॉलर सेव किए। एंड देन अपनी सिस्टर से कहा कि मैंने जो मेरे डॉलर सेव किए हैं वो तो ठीक है, तुम अपने जो तुमने डॉलर सेव किए हैं वो मेरे साथ थोड़े से शेयर कर लो, तो हम साथ में एक शेयर खरीद लेते हैं। सो आप सोच रहे हैं 11 साल का लड़का जो पहले खुद के थोड़े छोटे बिजनेस कराए, देन 11 साल की उम्र में सोच रहा है कि मुझे शेयर खरीदने। तो इन्होंने अपनी सिस्टर से थोड़े से पैसे उधार लिए, थोड़े से खुद के पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने एक शेयर खरीदे। अब जैसे कंपनी के शेयर खरीदे वो कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी, तो इन्होंने सोचा कि अब ये जैसे कंपनी लॉस में जा रही है मैं इसके शेयर बेच देता हूं। तो इन्होंने वापस से उस कंपनी के शेयर बेच दिया। आप सोच सकते हैं कि तो 11 साल के ही थे, कंपनी के शेयर को क्या करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि यार मैंने कंपनी के शेयर बेच दिए, बट बाद में वो कंपनी थोड़े टाइम के बाद मुनाफे में आने लग गई। तो उन्होंने एक चीज सोच ली बचपन में ही जब ये 11 साल के थे, और कहते हैं कि आज भी मैं उसी रूल को फॉलो करता हूं। एक तो उसमें अपने इमोशंस कभी मत जोड़ो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, पैसा अपनी प्रायोरिटी पे रहता है, उसमें इमोशंस कभी भी कंबाइन नहीं होने चाहिए। और देन टू अगर आप किसी भी चीज में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं या आप किसी चीज में अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्योंकि हो सकता है जो 1 साल बाद आपको लॉस दिख रहा हो वो आने वाले 4 से 5 साल बाद वो आपको प्रॉफिट में दिखने लग जाए। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने शेयर जो थे वापस से बेच दिए, थोड़ा सा लॉस में आ गए, बट फिर इन्होंने अपने जो बिजनेस कर रहे थे वो तो स्टार्ट ही रखे। जब ये 7 साल के थे जब इन्होंने एक बुक पढ़ी थी, मैं आपको बुक का नाम बताऊंगा तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उस बुक का नाम था 1000 ways to make $1000। तो ये बचपन में इस तरह की बुक पढ़ा
करते थे, इनका बिजनेस में बचपन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और बचपन में ही अपने घर वालों को कहते थे, मम्मी पापा को कहते थे, अपनी सिस्टर को कहते थे कि आने वाले टाइम में मैं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन बनूंगा। तो ये बचपन का इनका ड्रीम था। जब ये 5 से 6 साल के थे, 8 साल की उम्र में आप सोचो इन्होंने बुक पढ़ ली 1000 वेज टू मेक $1000। 11 साल की उम्र में इन्होंने शेयर परचेस कर लिए। देन जब ये 13 साल के थे तो इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम शेयर मतलब अपना इनकम टैक्स से भरा। तो आप सोच सकते हैं 13 साल का बच्चा जो इनकम टैक्स तक भरने के काबिल हो चुका है, वो कितने ज्यादा बिजनेस कर रहा होगा। तो ये अपने बिजनेस किस तरह से कर रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया चिंगम सेल कर रहे थे, न्यूज़पेपर डोर टू डोर जाके दिया जा रहा था। तो देन इन्होंने थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट किए और इन्होंने एक बार्बर से टाइप किया जब ये 15 साल के थे और इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ अच्छा बिजनेस करना है। अब मैं शेयर मार्केट तो आगे जाके करेंगे ही, लेकिन अभी इनको कुछ अच्छा बिजनेस करना है। तो जब 15 साल के थे, इन्होंने जब थोड़े बहुत पैसे जमा किए, इन्होंने एक बार्बर से टाइप किया और कहा कि जब आपके यहाँ लोग हेयर कट कराने आते हैं, आपके सलून में लोग जब आते हैं, जब बाहर वेटिंग लाइन चलती है, वेटिंग लाइन के बाहर वो बैठे बैठे क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक पिनबॉल का गेम रख देता हूँ। सो लोग अपने डॉलर्स उसमें पुट करेंगे उस मशीन में। जैसा हम देखते हैं अभी भी मेट्रोस के यहाँ पर अलग अलग गेमिंग जोन बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे गेम्स लगे होते हैं कि हम अपने पैसे डालेंगे और हम अपना गेम वहां पे खेल सकते हैं। तो इन्होंने एक बार्बर से टैप करके वहां एक पिनबॉल की टेबल रखवा दी और वहां लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो गेम को खेलने लगे, क्योंकि वेट करने से अच्छा लोगों को गेम खेलना लगता था। इन्होंने एक पिनबॉल की टेबल रखवाने के बाद वहां पर जितने पैसे कमाए उससे वापस इन्होंने एक दूसरे बार्बर से टैप किया। ऐसा कर करके इनके पास 3 पिनबॉल की टेबल हो चुकी थी जो 3 बार्बर्स के यहाँ सेटल हो चुकी थी। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, 1 साल में बहुत अच्छा ये कवर कर रहे थे। फिर जब ये 16 साल के हुए तो इन्होंने ये बिजनेस को सेल आउट कर दिया $1200 में। आप सोच सकते हैं एक 16 साल का बच्चा अभी तक कितने ज्यादा बिजनेस कर चुका है, क्योंकि मन की एक चाहत है कि मुझे एक अमीर आदमी बनना है, मुझे वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनना है। अब ये 16 साल के थे, इन्होंने $1200 में अपना बिजनेस सेल आउट कर दिया। थोड़े बहुत एक्सपेंस को हटाए तो इन्होंने 16 साल की उम्र में $9800 जो थे सेव कर लिए थे। अब इनके पास इतने पैसे थे तो इन्होंने अपनी फैमिली को कहा, अपने फादर को कहा कि अब जो है मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता हूँ, कॉलेज मुझे नहीं करना, मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है, मुझे यहीं रोक दो, मैं अब बिजनेस करना चाहता हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया फादर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, तो इनके फादर ने कहा कि नहीं तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तुम आगे किसी कॉलेज में जाओ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ और उसके बाद तुम अपने बिजनेस करना है। तो इन्होंने जो भी इनके फादर ने कहा उस बात को बिल्कुल स्वीकारा और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अपना जो है फॉर्म सिलेक्ट कर दिया, फॉर्म भर दिया वहां पर कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इन्हें बिजनेस सीखना था, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें लेने से मना कर दिया। और इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी, हमने एक ब्राइटन स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज में आने वाला था वो उसे रोक दिया। वैसे तो आप जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क जगरबर्ग, बिल गेट्स जैसे बहुत सारे लोग पास आउट हो चुके हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी भी कहती है कि अगर उस टाइम हम इस फॉर्म को स्वीकार लेते, इस टाइम हम इस स्टूडेंट को स्वीकार लेते तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये एक और रिचेस्ट मैन निकलता, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें कैंसिल कर दिया इनका फॉर्म। सो ये गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने के पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा रीजन था और वहां से कहते हैं इनकी लाइफ भी चेंज हुई। वो किस तरह से चेंज हुई आइए देखते हैं। बेंजामिन ग्राहिम एक बहुत बड़ा रीजन जिनके पीछे इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटीज ली थी। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्यों ली थी, क्योंकि इन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक पढ़ी थी जिनके पीछे इन्हें समझ में आता कि शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और वो बुक किसने लिखी थी, बेंजामिन ग्राहिम ने। अब इन्होंने सर्च किया बेंजामिन ग्राहिम कहाँ पढ़ाते हैं, तो इन्हें पता चला कि बेंजामिन ग्राहिम तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मुझे आगे अगर बिजनेस ही करना है, मुझे आगे अगर शेयर मार्केट के बिजनेस में ही जाना है, तो मैं क्यों ना उनसे पढ़ूं, तो मुझे जो सिखलाई मिलेगी। अभी तो मैंने उनकी बुक पढ़ी, जब मैं इनके साथ रहूंगा, इनसे चीजें सीखूंगा तो बहुत ज्यादा चीजें मुझे सीखने को मिलेगी। अब ये चले गए कॉलेज, बेंजामिन ग्राहिम के साथ पढ़ने तो लगे, लेकिन इन्होंने बेंजामिन ग्राहिम जी को ऑफर किया कि मुझे आपके साथ इंटर्नशिप करनी है, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए आपकी फर्म से, मुझे बस आपके साथ काम करना है। तो बेंजामिन ग्राहिम ने मना कर दिया, बिकॉज ये येवादू फैमिली से बिलोंग करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इनका जन्म येवादू फैमिली में हुआ था। तो बेंजामिन ग्राहिम ने मना कर दिया। अब इन्हें बुरा तो लगा, लेकिन ये अपनी स्टडी में ध्यान देने लग गए कि मैं मेरी स्टडी को कंप्लीट करूं। बेंजामिन ग्राहिम उसी कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्हें लगा कि नहीं ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। 1 साल के बाद बेंजामिन ग्राहिम ने आगे होकर इन्हें ऑफर किया कि आप मेरी यहाँ पर काम कीजिए, आप इंटर्नशिप मत कीजिए, $12,000 आप पर ईयर की सैलरी पे मेरे साथ काम कीजिए। तो आप सोच सकते हैं, मतलब जिनको भगवान समझ के गए थे, जिनको ये कह रहे थे कि मुझे आपके साथ इंटर्नशिप करनी है, सिर्फ आपके साथ काम करना है, उन्होंने कहा कि भैया आप तो काम करो, सैलरी बेस पे काम करो, आप तो यहाँ पर अच्छे से सीखो। तो इनके लिए बहुत खुशी
खुशी वाली बात थी। 2 साल हुए इन्होंने बेंजामिन ग्राइम के साथ अच्छे से वर्क किया, पर फिर बेंजामिन ग्राइम रिटायर हो गए। अब इन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इनकी स्टडी भी जो थी कंप्लीट हो चुकी थी, यहाँ बेंजामिन ग्राइम रिटायर हो चुके थे, तो ये वापस आ गए अपनी ओमाहा सिटी। अब ओमाहा सिटी में आने के बाद इन्होंने सोचा मुझे वापस से क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो इन्होंने बफेट फर्म के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि शेयर मार्केट में अगेन इन्वेस्ट करती थी। बफेट फर्म में बहुत सारी कंपनी में इन्होंने शेयर खरीदना स्टार्ट किए, बहुत सारी कंपनी के शेयर बेचना स्टार्ट किए। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी थी लग चुकी थी, अच्छा मुनाफा करने लग गई थी। 1953 में इन्होंने जो है घर अपना परचेस किया, और इनके सादगी के बारे में आपको बताऊं तो अभी तक उसी घर में रहते हैं जिस घर को इन्होंने परचेस किया था। $31,500 में इन्होंने जो घर को 1953 में परचेस किया था, आज अगर उसकी कीमत निकाली जाए तो $618 कुछ समथिंग इसका प्राइस निकलेगा। और ये कहते हैं ना कि मैं अगर घर में मैंने परचेस किया तो मैंने इस सोच से परचेस किया कि आने वाले टाइम में इसका इन्वेस्टमेंट कितना डबल होगा। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो, ये चीजें वही सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद मुझे डबल किस तरह से मिलने वाला है। सो अभी तक इन्होंने घर चेंज नहीं किया। बहुत सारे लोग इनसे पूछते हैं कि आप अपने घर को चेंज नहीं क्यों नहीं करते, आप इतने अमीर हो, आप जो चीजें चाहे वो खरीद सकते हो। तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा खुशी मुझे कहीं और मिलेगी, तो इसलिए वो वही घर में रहना प्रेफर करते हैं जो उन्होंने उस टाइम पे परचेस किया था। फिर इन्होंने अपनी बफेट कंपनी से घर तो ले ही लिया था, लेकिन अब इन्हें और भी बहुत सारी कंपनीज को ज्वाइन करना था। फिर यहां से रुक जाते हैं हम बर्कशायर हैथवे की तरफ कि बर्कशायर हैथवे में इन्होंने किस तरह से इन्वेस्ट किया। तो घर लेने के बाद बर्कशायर हैथवे से किस तरह से कनेक्ट हुए, आइए देखते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बफेट पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर खोल चुकी थी, तो ये हर कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। 1962 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया बर्कशायर हैथवे में, जो कंपनी डूब रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक फॉर्मूला इनका अभी तक का सेट है, जिस कंपनी लॉस में जा रही हो उसके शेयर खरीदो, और जब वो प्रॉफिट में जाएगी तब उसको सेल करो। इवन अगर आप कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कोई जगह नहीं है शेयर मार्केट में। इनका फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही तय रहा है। तो बर्कशायर हैथवे जब कंपनी बिल्कुल लॉस में जा रही थी, बिल्कुल डूब रही थी, एक टेक्सटाइल कंपनी थी, इट मींस ये कपड़े बनाती थी, कपड़ों को बेचा करती थी, तो इन्होंने फर्स्ट शेयर वहां का खरीदा था। 1962 से लेकर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता रहा, ये शेयर वहां के खरीदते गए। 1963-1964 में इनके पास बर्कशायर हैथवे के बहुत ज्यादा शेयर्स हो चुके थे। सो वहां के जब कंपनी थोड़ी बहुत हल्की बहुत प्रॉफिट में, कह सकते हैं थोड़ी सी भी प्रॉफिट में, तो उन्होंने कहा कि अब वो क्या करने लगी थी, जिनके पास पुराने शेयर थे उन्हीं से खरीद के वो नए लोगों को शेयर बेचने लगी थी। तो बीच में कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ करता था। सो जब इनसे कंपनी ने शेयर खरीदने की वापस बात की, अगेन जो री एक्सचेंज की बात हुई, तो इन्होंने कहा कि मैं एक शेयर को बेचूंगा 11.5 रुपए में, डॉलर्स में, इट मींस $11.5 में बेचूंगा पर शेयर को। इनके पास बहुत सारे शेयर थे, तो कंपनी ने कहा ठीक है $11.5 में हम आपका ये जो शेयर ले लेंगे। इनकी बात हो गई, इनकी मीटिंग पूरी डन हो गई। लेकिन जब इनके पास लेटर आया वो कंपनी के शेयर खरीदने का, तो इन्होंने जब उस लेटर को पढ़ा तो उसमें $11.3 लिखे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि अगर एक शेयर के हिसाब से मैं इतने कम डॉलर में देता हूं, तो इतने सारे शेयर में जब इन्हें वापस से दूंगा तो मेरा तो कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं। इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब ये फर्स्ट फॉर्मूले को लाइफ में फर्स्ट टाइम भूले। जैसा मैंने बताया कि इनकी लाइफ में एक फॉर्मूला बहुत है, 11 साल की उम्र से जो इन्होंने सीख के रखा है कि इमोशंस को बिल्कुल अलग रखना है, और देन टू कहीं भी आप मनी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा सोचना है कि वो आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। लेकिन ये दोनों चीजें भूल गए, ये इमोशनली बर्कशायर हैथवे से अटैच होगा। उन्होंने कहा कि अब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं इस कंपनी को भी खत्म करूंगा। इनसे इन्हें थोड़ा सा बुरा लगा था कि अब मैं इस कंपनी के सारे शेयर खरीदूंगा, तो इन्होंने वो अपने शेयर तो बेचे नहीं। कंपनी का दिवालिया निकलते जा रहा था, कंपनी डाउन होती जा रही थी, बट ये शेयर खरीदते जा रहे थे। 1965 में इन्होंने इतने शेयर खरीद लिए कि कंपनी ही इन्हीं की हो गई। अब ये बन गए बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन। अब चेयरमैन बनने के बाद एक साल तो इन्होंने वो टेक्सटाइल के बिजनेस को चलाया, एक साल इट मींस 6 महीने 8 महीने इन्होंने इस बिजनेस को चलाया। बट फाइनली उन्हें पता चल गया था कि जो बर्कशायर हैथवे से अगर मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, बर्कशायर हैथवे को चेंज करके उसे कर दिया बर्कशायर हैथवे प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बन चुकी थी, जो कि शेयर मार्केट में उतर चुकी थी। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने बर्कशायर हैथवे से कमाना स्टार्ट किया। तो इन्होंने पहले तो ये अपने जो फॉर्मूले को गलत किया, इसके लिए थोड़ा सा इन्हें अफसोस होता है, बट ये कहते हैं कि लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट इनका वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि बर्कशायर हैथवे में आने के बाद इनके पास एक बड़ा नाम आ चुका था, जिससे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये च्युइंगम सेल आउट किया करते थे, ये कोको कोला सेल आउट किया करते थे, ये न्यूज़पेपर सेल आउट किया करते थे। अब यूएस का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कौन सा है, समझ गए ना, द वॉशिंगटन पोस्ट। सो द वॉशिंगटन पोस्ट में इन्होंने इन्वेस्ट किया, वहां से पैसे कमाने के बाद देन इन्होंने कोको कोला में 7.1% के जो
शेयर होल्डर रहे हैं वो यही रहे और अभी तक स्टिल जब इन्होंने 1970 से इन्होंने 7.1 जो शेयर खरीदे थे अभी तक इन्होंने रखे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा कि ये कहते हैं कि अगर पैसा लगाए तो उसे पैसा लगा के भूल जाओ, स्टॉक मार्केट है, शेयर एक्सचेंज है। तो कोको कोला पीने की आदत इन्हें पर्सनली भी खूब है, क्योंकि ये कहते हैं कि दिन में 5 से 6 कैन जो है कोको कोला की पी लेते हैं और ये खुद मजाक मस्ती में कहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर 25% कोक है, 75% बाकी की बॉडी है। तो ज्यादातर ये इन्वेस्ट इन चीजों में करते थे जिन्होंने ना खुद को टेस्ट करके रखा हो। जैसे च्युइंगम को जब ये सेल आउट किया करते थे ये खुद भी खाया करते थे, तो इन्हें च्युइंगम की जो कंपनी जो ये बचपन में डोर टू डोर जाके चीजें सेल आउट किया करते थे उन कंपनी के शेयर्स खरीदे और ये कहते हैं कि यही मेरी जीत है, जिन कंपनी की चीजें मैं खुद बेचा करता था आज मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे तो वही मेरी जीत है। तो इनके कोको कोला में बहुत ज्यादा शेयर्स अभी तक हैं। देन टू इन्होंने च्युइंगम की कंपनी में बहुत ज्यादा अपने स्टॉक में दे के रखे, अपने शेयर्स खरीद के रखे। द वॉशिंगटन पोस्ट इन्होंने इतनी बड़ी मीडिया न्यूज चैनल के भी शेयर खरीद के रखे, बड़ी बड़ी मैगजीन्स के शेयर खरीद के रखे। कह सकते हैं बर्कशायर हैथवे स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही बना, शेयर मार्केट में जैसे ही उतरा फिर इन्होंने पलट के पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा और इनकी लाइफ जो जर्नी थी बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गई और धीरे धीरे सिलसिला चलता गया और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आ गए। वैसे तो मैं आपको बता दूं जब ये 50 साल के थे जब तक ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में नहीं आए थे, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इजीली गिव अप कर देते हैं। उनके लिए कहता हूं कि जैसे जैसे धीरे धीरे आप कुछ भी चीज करें बाय पैशन बाय प्रोफेशन, अगर वो लेट भी मिलती है ना तो उसका इंतजार करो। और यही कहना है मेरा नहीं, ये वॉरेन बफेट जी का कहना है कि जैसे ही मिलेगी सफलता पर मिलेगी जरूर। सो ये इनकी पूरी जर्नी थी, किस तरह से इन्होंने सारे काम किए, किस तरह से इन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ाया। लेकिन अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की और वो किस तरह से रही है, आइए देखते हैं। ओके सो बात करें वॉरेन बफेट की पर्सनल लाइफ की तो हम बात करते हैं उनकी मैरिज लाइफ की। 1952 में इनकी शादी हुई सुशांत से, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर इनके ख्यालात थोड़े से मिसमैच हुआ करते थे। वॉरेन बफेट जो थे अभी तो पैसा कमाने की चीजें देख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्हें बिलियनियर बनना है। और जो सुशांत थी उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो कहती थी कि तुम इतने ज्यादा पैसे कमाते हो तो तुम गरीबों में दान करो, तुम लोगों की मदद करो। शायद इन्हीं ख्यालात को चलते, इन्हीं झगड़े को लेकर 1970 में दोनों अलग हो गए, डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों अलग हो गए। वॉरेन बफेट थे अभी भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सो इन्होंने देखा कि इनके साथ मतलब अगर मैं बताऊं तो इनके 3 चिल्ड्रन थे जिसमें 1 डॉटर और 2 सन थे। सो 2005 में सुशांत की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद ही हम कह सकते हैं एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी बन गए। मतलब इन्होंने इतना ज्यादा दान किया, इतनी ज्यादा चैरिटी की कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2006 और 7 में इन्होंने बिल गेट्स को कवर कर दिया था, लेकिन इन्होंने $46 बिलियन चैरिटी में दे दिए बिना सोचे समझे एक ही बार में। इट मींस 2 से 3 साल के अंतराल में $46 बिलियन, आप सोच सकते हैं अरबों खरबों रुपए सिर्फ इन्होंने चैरिटी में दे दिए। इवन इन्होंने अपने चिल्ड्रन को कह के रखा है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपके फादर के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा उड़ाना है, बहुत ज्यादा पैसा जो है इधर उधर बांटना है, आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। उन्होंने अपनी 85% जितनी भी इनकी कमाई है इन्होंने डोनेट अभी से कर दी है, क्योंकि बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिल गेट्स की एक चैरिटी है मिलिंडा फाउंडेशन, तो इन्होंने 85% उसमें पहले ही डोनेट कर दिया है कि मेरे अगर मैं खत्म हो जाता हूँ, मैं अंतिम सांस गिनता हूं तो उसका जो मेरी 85% प्रॉपर्टी, 85% जो बिजनेस है, जितना 85% पैसा है वो वेलफेयर में चले जाए, लोगों की भलाई में चले जाए और 15% तो थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को चले जाए। तो इट मींस आप सोच सकते हैं दानवीर में अगर अभी तक किसी का सबसे ज्यादा नाम है तो वो वॉरेन बफेट ही है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इतना ज्यादा पैसा इन्होंने दान में दे दिया, इतना ज्यादा पैसा इन्होंने चैरिटी में दे दिया है। कई सारी कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा इनकी पर्सनल इनकम है। तो बिल गेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी चैरिटी की वजह से ये सारी चीजें जो है नीचे आ गई और अभी भी वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट मैन में। और मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि 90 इयर्स के हैं अभी भी अपने बिजनेस को आगे कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अब आप बिजनेस छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बिजनेस को कैसे छोड़ दूं, बिजनेस मेरा शौक है, बिजनेस करना मुझे अच्छा लगता है, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पैशन के लिए कर रहा हूं। तो ये अपना बिजनेस को बिल्कुल ऐसे ही करते रहे, लोगों की मदद करते रहे और सादगी भी इतनी ज्यादा कि उस टाइम जो उन्होंने घर खरीदा था वो आज तक वही घर चला रहे और बचपन में जो चीजें सेल आउट की थी उन्हीं कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते हैं। आज भी अपना खुद की कार खुद ही ड्राइव करते हैं। तो कुछ इस तरह का रहन सहन है वॉरेन बफेट का, कुछ पर्सनल लाइफ है और इंस्पिरेशनल स्टोरी तो है किस तरह से इन्होंने छोटे से बिजनेस से इतना बड़ा नाम किया, आप सोच सकते हैं। सो ये थी पूरी बायोग्राफी वॉरेन बफेट की जो कि मैंने आपको बताई। कैसे लगी मुझे बताइए, फीडबैक देके feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।